पहले तो सर आईटी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आईटी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि कल जो रिकवरी शुरू हुई थी लेटर हाफ ऑफ द डे में या फिर आखिरी एक घंटे में, वो रिकवरी और तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। एक बार जरा निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखाइए सर। खुला हल्के से पॉजिटिव गेंस के साथ था, लेकिन अब आप देखिए 1.25% के आसपास की मजबूती हो चुकी है। तो आईटी इंडेक्स में आप देखिए सर जबरदस्त मूव बनता हुआ दिख रहा है। पहले तो सर मैं किसी स्टॉक की बातचीत करूं, पहले क्या ये मान के चलें कि आईटी में बॉटम बन चुका है, या फिर जो गिरावट का दौर था, एआई का जो डर था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है? ये मानना सही होगा? प्राइजेस सही बता रहे हैं या फिर अभी जल्दबाजी हो जाएगी ऐसा समझना? सर बहुत ज़्यादा टूटने के वजह से एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल रहा है। मैं हम्म। अभी भी कन्विंस्ड नहीं हूँ आईटी स्टॉक में, और मैं ठीक अभी है। भी अवॉइड ज़ोन में रखूँगा। और ये हम्म। 2-4 दिन के करेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपको पता हो तो सर, मैं लास्ट 6 महीने से आईटी स्टॉक से दूर रहने की बात कर रहा हूँ। लास्ट हम्म। सितंबर से हम बात कर रहे हैं, और सितंबर से ही मैं आईटी सेक्टर से दूर रहने की बात कर रहा हूँ। वहाँ से काफ़ी टूट चुका है। मगर मुझे अभी भी लगता है यहाँ पर हो सकता है साइडवेज हो जाए, हो सकता है ज़्यादा ना टूटे, बट ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं अभी। ठीक और है। ये थोड़ा-सा ओके। शॉर्ट कवरिंग रैली है, क्योंकि ओवरशॉट जब हो जाता है, मार्केट जब ओवरसोल्ड में चला जाता है, तो एक बार के लिए बाउंस बैक होता है, उसके बाद वापस डाउन साइड रिस्क खुल जाएगा इसके लिए। ठीक है। लेकिन सर अगर किसी को पोजिशनली प्ले करना भी है या फिर एक बाउंस बैक ही प्ले करना है, से फॉर एग्जांपल ये डेड कैट बाउंस है आप कह रहे हैं, तो फिर सर क्या कोफोर्ज एक बेस्ट कैंडिडेट होगा अगर किसी को आपको प्ले करना है? क्योंकि कल भी आप देखें डे लो से 5% के आसपास की रिकवरी थी लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में। आज भी देखिए कोफोर्ज ही इसको लीड कर रहा है। 10 शेयरों का इंडेक्स है सर। मैं आईटी इंडेक्स की बात करूं, 10 स्टॉक पॉजिटिव हैं आज। ½ % सबसे कम एलटीआई माइंट्री है और 1.5 पौने 2% कोफोर्ज ऊपर है। तो सर कोफोर्ज या फिर इन्फोसिस या परसिस्टेंट, इन्हीं के ऊपर फोकस करें अगर आप किसी को बाउंस बैक प्ले करना ही है जी, छोटी अवधि जी। के लिए, सही? कोफोज अगर कोफोस के लिए करना ही है, अगर सर बंदूक मेरे सर पे लगा के पूछ रहे हो, उस केस में 1365 का स्टॉप लॉस लगा के 1365 के स्टॉप लॉस लगा के आप 1415 में खरीदिए। हो सकता है 1440, 1460, 1480 तक जा सकता है ये स्टॉक। मगर ध्यान हम्म। से अगर देखेंगे ना सर, जब ये टूट रहा था उसका वॉल्यूम सर 4 गुना ज्यादा था। जो ये ठीक स्टॉक है। बढ़ रहे हैं उसका वॉल्यूम मतलब 1/4 है जिस वॉल्यूम से ये बढ़ रहे हैं। हम्म। तो मुझे कन्विक्शन नहीं है, बट अगर किसी को ट्रेड करना है तो 1365 का स्टॉप लॉस के साथ किया जा सकता है। 1415 अभी भाव चल रहा है। 1440, 1460, 1480 के टारगेट के लिए। 1440, 1480, ये दो टारगेट्स हैं जिनके लिए आप चाहें तो इनमें प्ले कर सकते हैं। 1365 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो कोफोर्स को जरूर आप अपनी खरीदारी की लिस्ट में शॉर्ट टर्म के लिए एक बाउंस बैक के लिए रख सकते हैं। इन्फोसिस टीसीएस सर इसमें क्वालिफाई करते हैं? नहीं, 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 इन्फोसिस टीसीएस में तो वो भी नहीं करता सर। उसमें कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, परफेक्ट। केवल एक बाउंस बैक के लिए, ना कोई पोजिशनल ट्रेड इसमें चाहिए, ना कोई इसमें लंबी अवधि का, ना मीडियम टर्म का। फिलहाल के लिए आईटी अभी भी एक केवल बाउंस बैक ले रहा है। केवल एक स्प्रिंग दबा हुआ होता है ना, वो दबा हुआ स्प्रिंग जब ऐसे छोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ आता है। केवल वो एक फिनोमिना है जो कि आईटी स्टॉक्स में हो रहा है। इस तरह से फिलहाल आप लेकर चलिए। इस तेज़ी में जो रिकवरी हो रही है इसको तेज़ी ना माने आप, या फिर इसको मोमेंटम ना माने। ये केवल एक बाउंस बैक है। इस बाउंस बैक को केवल बाउंस बैक के लिए आप चाहें तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ प्ले कर सकते हैं, और वो भी केवल कोफोर्स के स्टॉक में। लेवल्स आपको स्क्रीन के ऊपर चलते हुए नजर आ जाएंगे। चलिए, ये सर आईटी की बात हो गई। आईटी आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आईटी के अलावा कुछ स्टॉक्स जो कि ज़्यादा लाइमलाइट में है, ज़्यादा फोकस में है, उसमें कोचिन शिपयार्ड तो है ही है, जिसको ऑर्डर मिला है, उसका इंपैक्ट हम पॉजिटिव साइड पर देख रहे हैं। एक सर प्राज इंडस्ट्रीज देखिए। प्राज इंडस्ट्रीज में क्या एक बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, बेस फॉर्मेशन बन चुका है? ये स्टॉक आप देखिए सर, टेंडेंसी यही दिखा रहा है पिछले 2-3-4 दिन से कि हर गिरावट पर एक बाउंस बैक की कोशिश हो रही है स्टॉक में। जी सर, अभी तो इसमें ट्रेड किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। 700 रुपये में सर टूटा था। अभी 200 डे मूविंग एवरेज जो है 395 में आ गया, तो 700 से 395, तो एवरेज तो डाउन हुआ है। मगर हम्म। अभी भी स्टॉक जो है 326 में ट्रेड कर रहा है, तो 390, 400 के ऊपर जब तक ट्रेड ना करे तो पोजिशनली बाई नहीं होगा लॉन्ग 3 महीने 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। अभी अगर किसी को ट्रेड करना है तो 305 का स्टॉप लॉस के साथ बाई करें। मुझे लगता है 350, 360, 70 तक जा सकता है, जिस तरह से मूव आ रहा है। 360-370 रुपये तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। एक सर गो डिजिट इंश्योरेंस देखिए, 345 के आसपास का भाव है, 0.25% ऊपर है। 7.5 लाख शेयरों का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। आज एक ब्रोकर की रिपोर्ट भी आई है, अभी नरेंद्र भाई बता भी देते। सिटी ने सर इसके ऊपर बाय रेटिंग दी है, 435 रुपये का टारगेट दिया है। सर आप भी इत्तेफाक रखते हैं 435 रुपये तक जाता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में?
जी सर, बहुत अच्छा चार्ट पे तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। चांसेस है ये ऊपर की तरफ जाए, बट 400 बहुत मुझे अभी नहीं लग रहा। अभी तो 360 370 तक मेरे को देखना है, उसके बाद मैं इसमें कोई कमेंट करूँगा। अभी 360 370 तक देखने को मिल रहा है। है तो ये होगी गो डिजिट की बात, जिस पर सिटी ने एक बहुत बड़ा टारगेट दिया है 1 साल के नज़रिए से। सर एक बार आप केफिन टेक देखिए, ये आप देख भी सकते हैं गो डिजिट में, आप 435 रुपये का टारगेट सिटी की ओर से आया था। सर केफिन टेक देखिए, क्या इसमें भी छोटी अवधि के लिए सही बॉटम इज इन प्लेस? जी, मुझे कैफ़ीन टेक बहुत अच्छा लगता है। ये हम्म कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है और ट्रेडिंग के लिए 3-4 दिन के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। पोजिशनली 2-3 महीने के लिए इसमें कोई ट्रेड नहीं बच रहा। बट हम्म लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर खरीदें, और जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस है 1000 का या 990 रुपीज़ का। और मुझे लगता है अगर आज क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर 1050 1040 के ऊपर क्लोज होता है, तो ये स्टॉक 1100 साढ़े 1140 तक जा सकता है। 1140 तक जा सकता है, तो सर अभी ले लें या फिर वो लेवल पार होने का वेट करें? नहीं, नहीं, अभी 70-80 टका ले लें। मतलब 1050 के आसपास ले लें। स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं कि 990 का होगा। जी। 1140 रुपये तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। तो सर मतलब आप कह रहे हैं कि ज़्यादा लंबा व्यू ना लेकर चलें, मतलब 1140 तक का छोटी अवधि या मीडियम मीडियम टर्म के हिसाब से ही इसको आप फोकस कीजिए। करेक्ट, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, मगर 2-3-4 महीने के लिए नहीं है। अच्छा वहां पर अच्छा अभी अच्छा। मूवमेंट आजकल में आएगा नहीं आएगा अभी बोलना मुश्किल है। अच्छा मतलब व्यू लंबा ही लेकर चलें और लंबे टारगेट ही देखें, 1140 के। छोटी अवधि के लिए ना खरीदें। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ही आप इसमें उतरिए। जी। ठीक है सर, आप मुझे बताइए क्वालिटी वॉल्स, कल सर इसकी लिस्टिंग हुई है। ये आइसक्रीम कारोबार है HUL का, जिसकी कल लिस्टिंग हुई है, जिस वजह से हम इंडेक्स भी देख रहे हैं 51 शेयरों का हो चुका है निफ्टी कुछ दिनों के लिए। तो क्वालिटी वॉल्स में सर कल एक दर्दनाक लिस्टिंग कहना चाहिए। 40-42 रुपये का जो एक एडजस्टेड प्राइस था, उसके मुकाबले 27 रुपये के आसपास ये लिस्ट हुआ। उसके बाद अब फिर से सर गिरावट ही देखने को मिली, थोड़ी रिकवरी भी हुई, लेकिन टिक नहीं पा रहा है सर। तो कहाँ तक देखते हैं लेवल्स? और कोई सर अगर नया निवेश के बारे में सोच रहा है, इस बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं? बिजनेस अच्छा है, आप टूट क्यों रहा है पहले वो समझ लीजिए, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आ हम्म जाएगी। जो हम HUL की बात कर रहे हैं वो निफ्टी 50 का स्टॉक है, करेक्ट। जी। मगर क्वालिटी जो है वो निफ्टी 50 से बाहर जाना है। जाना है। तो होता क्या है, अगर मैं निफ्टी 50 ETF हूँ, या अगर मैं निफ्टी 50 फोकस्ड फंड हूँ, जी। तो मेरे पास क्वालिटी वर्स का शेयर आ गया ऑटोमेटिक। आ गया। मगर वो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मेरा फोकस निफ्टी 50 वाला है। ये तो निफ्टी 51 है, वो निकल जाएगा, तो मुझे हम्म वो बेचना है। ठीक है। एज ए फंड अच्छी क्वालिटी के स्टॉक होने के बाद भी मुझे बेचना है। जी। तो वो मेरे लिस्ट से निकलेगा, तो मैं वो बेचने की कोशिश कर रहा हूँ अभी एज ए फंड, हम्म क्योंकि मेरे पास आ गया है। हम्म दूसरा, जो निफ्टी 100 वाला स्टॉक है, वहां पर भी क्वालिटी वाल्स नहीं रहेगा। तो निफ्टी ठीक है। 100 के भी जो स्टॉक्स हैं, जो फंड मैनेज करते हैं निफ्टी 100 को मैनेज करने के लिए, हम्म। वहां पर भी उनको भी HUL उनके पोर्टफोलियो में होगा। उनके जी होगा। पोर्टफोलियो में भी क्वालिटी वाल्स आया होगा। स्टॉक जी। अच्छे होने के बावजूद, क्योंकि मेरे रूल में फिट नहीं हो रहा, जब मुझे निफ्टी 100 के अंदर ही स्टॉक लगाना है, पैसा लगाना हम्म है, हम्म तो मेरे पास जो आया है तो वो मैं भी बेचूंगा, हम्म क्योंकि मेरे रूल में फिट नहीं बैठ रहा ये स्टॉक। तो हम्म जब भी कोई स्टॉक डिमर्ज होता है इस तरह से, तो एक बार फंड हाउस जिसको मिलता है, वहां से सेल ऑफ होता है, उसी वजह से स्टॉक में आपको सेल ऑफ आ रहा है। हम्म तो एक बार ये सेल ऑफ 1-2 दिन चलेगा सर, जब तक उनका माल खत्म नहीं हो जाता। ठीक है। उसके बाद एक बॉटम बनाएगा, वहां पर आपको एक बहुत अच्छा लेने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा स्टॉक। अच्छा मतलब 1-2 दिन हो सकता है कि और प्रेशर रहे, जब तक उनकी ओर से बिकवाली पूरी नहीं हो जाती, लेकिन बॉटम बन जाए, जब थोड़ा सा इंडिकेशन मिले कि हाँ सेलिंग पूरी हो चुकी है, तो वहाँ पे अच्छा मौका होगा इसमें खरीदारी करने का। जी, खरीद सिर्फ कारण समझने की जरूरत है, क्यों टूट रहा है, लॉजिक क्या है? कल तो आया था, इस भाव में आया था, क्यों टूट रहा है, क्यों फंड ठीक हाउस है। वाला बेच रहा है, तो आपको वो समझना जरूरी है। जो ये हम्म निफ्टी 50 का स्टॉक नहीं है, मगर निफ्टी 50 के अंदर आ गया है, तो हाँ हाँ। रूल में जो ETF है उसको निकलना ही पड़ेगा, रख नहीं सकते जी आप। जी 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 ठीक है। तो मतलब कितना व्यू लेकर चलें सर फिर? अगर नीचे में मान लीजिए कोई एक लेवल दे दीजिए 24-25 के आसपास, जहाँ भी आपको सही लगे, और क्या व्यू लेकर चलें, क्या टारगेट होंगे फिर?
सर मैं अभी व्यू नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसका पता नहीं मुझे कितना माल बचा है कहाँ और सेटल कितना होगा? बढ़ा हुआ है। एक दो दिन वेट कर ले, उसके बाद जो भी भाव मिले, आपको 28 में मिले, आपको 30 में मिले, आपको हम्म। क्वालिटी स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, एचयूएल का प्रोमोटर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। आप 32 में ले लीजिए। मगर हम्म। एक बार इसको सेल ऑफ को खत्म होने दीजिए, उसके बाद लीजिए, आपको शायद हम्म। नीचे मिलने का चांसेस ज्यादा रहेगा। ठीक है, ओके। एक बार सर टेक्स मैको रेल देखिए। वैसे बजट के बाद हम देख रहे हैं कि डिफेंस, पीएसयू, ये ज़्यादातर स्टॉक्स में हमने मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी थी, क्योंकि बजट से पहले एक यूफोरिया बनता है पूरे स्पेस में। टेक्स मैको रेल की जहाँ तक बात है सर, करेक्शन इसमें भी काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन सर इनको 2 ऑर्डर मिले हैं नए, 242.63 करोड़ रुपए के। एक ऑर्डर है 220 करोड़ रुपए के आसपास का, जो कि इनको मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड से मिला है। और ये इसका कंप्लीशन टाइम जो है वो करीब 36 महीने, यानी कि 3 साल के अंदर इनको पूरा करना है। तो 2 बड़े ऑर्डर्स हैं सर, जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे दिख रहा है। टेक्समैक और रेल में क्या करें सर? नंबर से उनके अच्छे नहीं आए थे। सर ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं, बट मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको याद हो तो, रेलवे हम्म। स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ वैसा ही रुझान सर ओला इलेक्ट्रिक ये में भी स्टॉक भी देखें वैसा ही लग जिनके। रहा है ये जो। अच्छा, प्लीज। जी जी, मैं यही बोला था, टेक्स मैको रेल में आज का जो अप मूव है, ये फंसाने का चांस ज्यादा है ना कि लेने का। ठीक है, परफेक्ट है। तो है अगर किसी के पास तो निकलने की कोशिश करें, मतलब बाउंस बैक में। जी जी जी। ठीक है। एक बार सर ओला इलेक्ट्रिक भी देखिए, इनके नंबर्स भी अच्छे नहीं आए थे। लास्ट लेग में जाके इन्होंने नंबर्स दिए हैं सर, घाटा इनका इनके रेवेन्यू से भी ज़्यादा पहुंच गया है, और स्टॉक नए लगातार रिकॉर्ड लोज टच करता जा रहा है। कल भी नया रिकॉर्ड लो टच किया था, आज भी 27 रुपये 75, 75 बल्कि 72 ही मान लीजिए आप, अभी जहाँ पे खड़ा है। और 27 रुपये 66 पैसे, ये सर नया रिकॉर्ड लो है जो कि स्टॉक ने टच किया है। सर बढ़ रहा है क्या ये 10 रुपये की तरफ? बोलना मुश्किल है सर, मैंने तो कई बार 60 रुपए जब चल रहा था, जब बहुत जन बोल रहे थे बाई कर लीजिए, 50 रुपए में बाई कर लीजिए, जब ऊपर की तरफ जा रहा था तब भी मैंने सेल की बात की है। हम्म। तब मैं ट्रोल भी हुआ था सर आपके यहाँ पे बोल के भी। मगर हम्म। मैं अभी भी मानता हूँ ये स्टॉक मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। तो हम्म। काइंडली अवॉइड, प्लीज एवरेज ना करें, एटलीस्ट एवरेज ना करें, अगर बेच ना पाए एवरेज ना करें, क्योंकि ऐसे स्टॉक में सर एवरेज करके ज्यादातर पब्लिक का, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा फंसता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना सर, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं ओला का एक बार खोल लेता हूँ। सर ओला में अगर देखेंगे सर, 2024 सितंबर में 14,25,000 रिटेलर थे, जो हम्म। अब बढ़ के 19,91,000 हो गए सर। हम्म। और इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, अब प्रोमोटर की होल्डिंग तो कमी है, आप सबको पता ही है। तो धीरे धीरे सर रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, ये शो करता है जब प्राइस डाउन होता है तो लोग और खरीदने में भाग के आते हैं। काइंडली एवरेज ना करें ऐसे स्टॉक को प्लीज, 4 लाख लोग और बढ़ गए इसमें, हम्म। इन्वेस्टर 4 लाख और बढ़ गए, काइंडली एवरेज हम्म। ना करें। तो दूरी बना के रखें इससे, हैं? जी जी जी। दूर रहें और एवरेज ना करें, ये आपके लिए साफ तौर पे सलाह आ रही है जहाँ तक का ओला इलेक्ट्रिक की बात है। एक दो स्टॉक्स और लेकर ना सर मैं फिर दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूँ। एक मुझे एटर्नल और स्विगी के बारे में बताइए सर, ये जो कंजम्पशन वाला प्ले है, एफएमसीजी हुआ, वहाँ पर गिरावट है। एटर्नल स्विगी में भी हम देख रहे हैं गिरावट है, 3-3% के आसपास की कमजोरी है। अच्छे खासे वॉल्यूम्स पर सर इनमें बिकवाली हो रही है। तो सर इन दोनों स्टॉक्स पे क्या व्यू देंगे आप? ये फूड डिलीवरी हुई या फिर क्विक कॉमर्स वाली जो कंपनीज हैं? सर ये अभी इंट्राडे एक दो दिन का ट्रेड रह चुका है, अभी कोई बड़ा मूव इसमें मुझे दिख नहीं रहा। अगर देखो इटर्नल भी जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन 96 97 गया था, 296 की मैं बात कर रहा हूँ, फिर वहां से फिर डाउन साइड आ गया, तो ये ट्रेड रह गया है। चाहे वो स्विगी 2 दिन पहले गया था, वो भाग रहा है तो सब लेने के लिए दौड़ गए, तो ऐसा हम्म। नहीं करना चाहिए। अभी जो भी ट्रेड है आप इंट्राडे या एक दिन 2 दिन के साथ ट्रेड करें और स्टॉप लॉस के साथ करें तो ज्यादा सही रहेगा इस सब स्टॉक में। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। सर कल ना फ्रैक्टल एनालिटिक्स की लिस्टिंग हुई थी, तो हम आईटी की बात कर रहे हैं कि आईटी में आप दूर रहिए, यहाँ पे दूरी बना के रखिए। ये बाउंस बैक भी है, उसको भी आप प्ले मत कीजिए। लेकिन फ्रैक्टल एनालिटिक्स जो कि एआई वाली कंपनी है, जिस चिंता में आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं, वो एआई वाला प्ले भी आप देखेंगे तो कल कुछ अच्छी लिस्टिंग नहीं हुई थी सर इसकी। 7% नीचे ही बंद हुआ इशू प्राइस के, 900 रुपये का इसका इशू प्राइस था। और आज भी आप देखेंगे 830 रुपये तक वैसे फिसल गया था। अब हुआ क्या है सर इसमें ना,
कल जो लिस्टिंग हुई है उसके बाद प्रभुदास लीलाधर की ओर से एक कवरेज इनिशिएट की गई है, जिसमें उन्होंने इस स्टॉक को लेकर काफ़ी ऊपर के ऑलमोस्ट 50% ऊपर के जो टारगेट हैं वो तय करते हुए बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है। सर, फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ के टाइम पे ही भी आपने बोला था कि इसके वैल्यूएशन महंगे हैं, लेकिन अब जिस तरह के टारगेट प्राइस आ रहे हैं, 1260 रुपये का टारगेट दिया है फ्रैक्टल एनालिटिक्स पर पीएल ने, आपका क्या व्यू है सर? मैं तो अभी अवॉइड जोन में रखूंगा स्टॉक को। अब मैं आईपीओ में भी अवॉइड की बात की है और अभी भी अवॉइड की बात कर रहा हूँ। हम्म मुझे अभी स्टॉक में पैसा नहीं लगाना, मेरी नजर में हम्म। रहेगा, क्योंकि मैं उस टाइम भी बोला था एआई बेस्ड कंपनी है, बड़ी कंपनी है ये 10-12 हजार करोड़ के मार्केट कैप में आ रही है, ये हम्म। नजर रखनी चाहिए। बट थोड़ा सा करेक्शन में लूंगा मैं, ना कि अभी लूंगा। तो क्या सही लेवल होगा सर फिर वैल्यूएशन के हिसाब से जहां पे आप इसे पसंद करेंगे? आज के दिन पे सर 500-550 मेरे लिए सही वैल्यू होगा। ओके, 500 550 तो बहुत नीचे हो गए सर। है मतलब वहां तक जाने की उम्मीद, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस तो बुलिश होते जा रहे हैं इसके ऊपर। सब ब्रोकरेज जो 50% ऊपर दे रहे हैं, मैं 50% नीचे दे रहा हूँ, फर्क इतना ही है। अ, दोनों में 50 तो है। जैसे मैंने बोला सर, मुझे हर स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है। जहां पर मेरे को कंफर्ट जोन है वहां पर हम्म ऐड करेंगे। जो वैल्यूएशन में ये आ रहा है, उस वैल्यूएशन में जस्ट एआई लग गया। तो एआई में ये अगर सर 1 साल पहले आता ना, तो शायद इस भाव में भी लोग ले लेते। वो अलग हम्म चीज थी, क्योंकि एआई का चल रहा था। अब यूएस में भी एआई का ओवर वैल्यू सबको समझ में आ रहा है। नवेरिया हम्म से भी प्रोमोटर भी निकल रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्ट बैंक भी निकले हैं। तो लोगों को समझ में आ रहा है जब ओवर वैल्यू में निकलना भी जरूरी है। हम्म तो इंडिया में भी अब इतना वैल्यूएशन मेरे को जस्टिफाइड नहीं लग रहा। तो हम्म। इसलिए मैं इसमें अवॉइड जोन में रख रहा हूँ। ठीक है, ग्रोथ ओके। जरूर है, हाँ, ग्रोथ जरूर है, बट मैं 50-60 के मल्टीपल देने के लिए तैयार हूँ, 100 के मल्टीपल देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा सर, फिर अगर एआई से रिलेटेड और कंपनियां उनकी बातचीत करें तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि आरआईएल का एआई से क्या लेना देना। ऐसी बातचीत चल रही है सर, ऐसी बाजार में सुगबुगाहट है कि एंथ्रोपिक, इस नाम से तो अब हर कोई वाकिफ है। इनफैक्ट आप देखिए एंथ्रोपिक की जो सर मार्केट कैप है, मार्केट कैप तो नहीं कहना चाहिए, इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि लिस्टेड स्पेस में नहीं है, यूएस का केवल एक स्टार्टअप है ये, $380 बिलियन पर सर लेटेस्ट राउंड जो हुआ था इनका $30 बिलियन का, उसमें इनकी वैल्यू $380 बिलियन पर पहुंच गई, जो कि टोटल आईटी इंडेक्स जो 10 स्टॉक्स जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बातचीत भी करी, उनका अगर आप टोटल मार्केट कैप देखेंगे ना, उससे कहीं ज़्यादा इस केवल एक स्टार्टअप की, यूएस का जो स्टार्टअप है उसकी वैल्यू पहुंचती हुई नजर आई है। अब रिलायंस से उनका लेना देना ये है कि शायद इनकी पार्टनरशिप के लिए बातचीत चल रही है रिलायंस के साथ, ऐसी बाजार में बातचीत है, खबर है सर। कल रिलायंस काफ़ी अच्छा चला था सर, लोअर लेवल से 1% 2% के आसपास की हमने लोअर लेवल से रिकवरी देखी थी, आज 1% नीचे है। रिलायंस में सर इन न्यूज़ फ्लो के आधार पर आप क्या सलाह देंगे, कैसे ट्रेड करना चाहिए? अच्छा, रिलायंस ऑलरेडी करेक्शन मोड में है और रिलायंस आईटी में फोकस कर रहा है। हम्म। और जो आप कंपनी के नाम ले रहे हो सर, बैंगलोर में सर उन्होंने ऑफिस भी खोल दिया जी जी जी, यस। है ऑलरेडी। हाँ। हम्म। तो ऑलरेडी ये है इंडिया में, वो ऑलरेडी आना स्टार्ट कर चुके हैं। ये रिलायंस के साथ भी अगर इसके साथ टाई अप हो जाता है तो अच्छा है। मेरे हिसाब हम्म से स्टॉक पे फोकस किया जा सकता है, बट नॉट बहुत तेजी से भागने वाला। 10-12-13-14% सीएजीआर से चल सकता है ये स्टॉक। और मगर ऑलरेडी करेक्शन मोड में है, तो ये अच्छा लेवल है, 1340-1350 अच्छा सपोर्ट जोन है। तो उसके हिसाब से रिलायंस को देखा जा सकता है। सर एक स्टॉक और बताता हूँ, जो एआई में अगर आपको देखना है तो आप ये नाम भी शायद ज्यादातर लोग बात नहीं करेंगे, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी। स्टरलाइट इसमें ध्यान टेक्नोलॉजीज। रखें। हाँ, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी सर, ये एक्चुअली सर ऑप्टिक फाइबर में है। 5G जी। और 6G नेटवर्क में बहुत अच्छा काम करेंगे। और डेटा हाँ। सेंटर में सर इनका बहुत अच्छा काम है। जब से एआई और डेटा सेंटर की बात चली है, आप सर लाभ बजट के बाद से इसका मूव देखिए, हम्म 98 से 160, सर 80 रुपीज से 160 हो गया है। हम्म। और इसका मेन रीजन यही है, क्योंकि एआई और डेटा सेंटर की हम बात कर रहे हैं, तो उसका जो एंसिलरी प्ले है, वो शायद स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी हो सकती है। और ऑलरेडी 5,000 करोड़ के मार्केट ऑर्डर बुक इनके पास शायद है। हम्म। ओके, तो इस भाव पे भी सर 80 वाला 160 होने के बाद भी कंसिडर किया जा सकता है स्टरलाइट टेक को?
सर ध्यान रखा जा सकता है, आप रिक्सी बेट तो होगा, ये स्टॉक रिक्सी बेट तो होगा। अगर किसी को रिक्स लेना है अपने पोर्टफोलियो का 1-2-2.5% लगा सकते हैं, मगर ये मैं ट्रेडिंग बेट नहीं बोल रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट बेट बोल रहा हूँ। 1 साल 1.5 साल 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मान के चलिए 120 130 का भी आ सकता है, वो अगर आप झेल सकते हो तो इसमें जरूर लीजिए। 110 120 का स्टॉप लॉस होगा। अगर ये मेरा सिस्टम सही रहा और चलना स्टार्ट हुआ स्टॉक, तो आपको 300 रुपए भी यहाँ से देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से डबल भी हो सकता है। तो 30 रुपए का नीचे का सर, नीचे की तरफ है सर, 150 रुपए ऊपर की तरफ आना है। तो स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं कि 130 का है और टारगेट ऊपर में 300 120 तक का का, हो सकता है। 120 का सर, 120। 120 मतलब 40 रुपए का नीचे डाउन साइड है। 40 रुपए डाउन साइड है। हाँ, और ऊपर में 140 रुपए। 140 150 रुपया। ठीक है, तो मतलब 2-2.5% आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम लगा के रखिए। एक 40 रुपए का डाउन साइड आप रखिए यहाँ पर। 40 रुपए का डाउन साइड मतलब सर 25% का स्टॉप लॉस हो गया। करेक्ट, तभी मैंने 2% के बोला है पोर्टफोलियो का। हम्म। अदरवाइज अगर 5-7% होता तो मैं 5% या 6% की बात कर लेता, क्योंकि हम्म। डाउन साइड बहुत हाई रिस्क बीटा स्टॉक है सर। हाई बीटा आप देखो ना सर, 1-1.5 महीने के अंदर डबल हो गया स्टॉक, तो बीस तो पच्चीस सर परसेंट ये कभी भी करेक्ट हो सकता है। तो ये 300 जो होना की आप बात कर रहे हैं, कितना समय लेगा सर ये? अगर सब कुछ सही रहा तो सर ये हो सकता है 3 महीना 6 महीने में हो जाए, बट इतनी जल्दी नहीं बोलता, 1 साल तो पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिए। तो 3 से 12 महीने आप मान के पकड़िए। जी, अगर सब कुछ जैसा जिस लिए ये चल रहा है, वो सब कुछ लॉजिक सही रहा और ये थोड़ा सा भी अपने आप को रिजल्ट से ठीक करके रखा, तो हो जाना हाँ, चाहिए। पर ठीक है बहुत रिक्सी बेट है, मैं ये जरूर बोलूंगा, बहुत ज्यादा रिक्सी बेट है। हम्म, चलिए ठीक है। जब अब एआई की 25% बात कम भी चली हो रही सकता है, है। एआई की बात चली है, एंट्रोपिक की बात हुई है, रिलायंस की बात हुई है, तो इसमें एक बार ना इन्फोसिस का चार्ट दिखाइए। अब आईटी क्या हुआ ना, आईटी वाले स्टॉक्स जो है, कंपनीज है ना, वो आई थिंक एक्शन में आ गए हैं। इन्फोसिस ने सर एक कोलैबोरेशन अनाउंस किया है। इनके जो अक्रॉस कॉम्प्लेक्स और रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में आप देखिए वैल्यू अनलॉकिंग के लिए इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। एंट्रोपिक के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है सर, अक्रॉस इंडस्ट्रीज वैल्यू के लिए, वैल्यू को एक्सप्लोर करने के लिए। तो एंट्रोपिक जो है सर, इस डील के तहत इनके लिए जो एडवांस एंटरप्राइज एआई है उसको डेवलप भी करेगा और डिलीवर भी करेगा। तो सर जो बैंगलोर में ऑफिस खोला गया है उसमें एक इन्फोसिस के साथ इन्होंने एक डील का अनाउंसमेंट भी कर दिया। आई थिंक यही कारण है कि इन्फोसिस का शेयर भी और पूरा जो आईटी एज अ पैक है वो आज काफ़ी ज़्यादा फोकस में। आप देखिए आईटी इंडेक्स में 2% के आसपास की तेज़ी हो चुकी है। तो सर बाजार क्या इस चीज़ को सेंस कर रहा है कि देर से ही सही, मतलब देर से आए दुरुस्त आए, अब आईटी स्टॉक्स या आईटी कंपनियां एआई की तरफ कदम बढ़ा रही हैं, कोलैबोरेशंस कर रही हैं, धीरे धीरे एक्विजिशंस भी हो सकते हैं शायद। तो अब प्राइस में वो चीज़ आ चुकी है और कंपनियां उस तरफ मूव कर रही हैं, जैसे जैसे इंडस्ट्री में एक चेंज आ रहा है उसको अडेप्ट करने की तरफ। जी सर, मैं मानता हूं जो इंडियन आईटी कंपनीज बॉटम जरूर बना लेगी, बहुत जल्दी बना लेगी, अभी बनाया भी नहीं है तो। मगर क्या अभी चलेगी ये चल बोलना बहुत मुश्किल है। अभी चलने का चांसेस बहुत कम है, बट लॉन्ग टर्म में आप देखोगे सर, जॉब जरूर जाएगा इंडियन एम्प्लॉयज के, मगर हम्म। रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा इंडियन आईटी कंपनीज का। लॉन्ग हम्म। टर्म में मुझे इंडियन आईटी कंपनीज में कहीं पे भी डाउट नहीं है, दे विल ओवरकम दिस सिचुएशन। तो ये उस सिचुएशन से ओवरकम भी करेंगे, बहुत अच्छा रिटर्न भी जनरेट करेंगे। हम्म। थोड़ा सा जो दिक्कत रहेगा वो इम्प्लॉयज के लिए रहेगा, क्योंकि वहां पर तो जरूर कट आएगा, जॉब कट आएगा, ये तो हम्म। मालूम चल रहा है। तो हम्म। कंपनीज के लिए ठीक है, बट आज ये जो बाउंस है ये बाउंस बैक है। इसको आप ये मत रोकिए कि यहाँ से बॉटम बन चुका और आज से ये ऊपर चलने लगे, ये नहीं है, ये अभी नहीं लग रहा। चलिए, ये बात तो आपने लगातार 2-3 बार कह दी सर आज ही में कि ये बाउंस बैक है। केवल इस बाउंस बैक में जल्दबाजी या फिर कूद कूद कर आप खरीदारी ना करें। ठीक है, इवेंचुअली ये लोग एआई की तरफ मूव करेंगे, अडेप्ट करेंगे, कोलैबोरेशंस करेंगे, एक्विजिशंस भी हो सकते हैं, लेकिन इस बाउंस बैक में आप जल्दबाजी ना करें आईटी स्टॉक्स में खरीदारी करने की। ठीक है, कुछ दर्शकों के सवालों की ओर भी बढ़ रहा हूँ सर। खबरें तो काफ़ी ज़्यादा है जो कि आज बाजार को इम्पैक्ट कर रही हैं, आईटी स्पेशली। सर इसमें एक ना आप पीओसीएल और शारदा क्रॉपकन जो कि आप ही ने बताए हैं, स्माइल प्रे के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने सुपर चैट के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया। कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ही सही, क्या इन दोनों शेयरों में अभी भी खरीदारी की जा सकती है? अगर हाँ, तो स्टॉप लॉस और टारगेट भी बताइएगा। तो शारदा कॉपके की बात करें, हमने शायद 1020-25 में बात की है, और अभी 1200 कुछ चल रहा है। एक समय खोल लेता हम्म। हूँ।
ये सभी 1240 चल रहा है सर, हमने 1025 में बात की है इसको। 1025 से 1220 ऑलरेडी हो चुका है सर 20-25 दिन के अंदर। तो कभी भी ये 50-100 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है, वो उस करेक्शन में जरूर बाई कर सकते हैं स्टॉक को। रिजल्ट काफी अच्छा आया था, मुझे लगता है एग्रोकेमिकल में इंडिया में अभी अच्छा हो सकता है। तो स्टॉक पे बने रहिए, अगर है किसी के पास तो मेरी बात सुन के, अगर किसी ने 1020 1030 में लिया है, उस केस में हमने 1100 में वापस बात की थी इसमें। अदरवाइज नई एंट्री 40-50 रुपए अगर नीचे मिलता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफर्ट जोन में रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, 1400-1500 रुपए तक का मूव आना चाहिए 3 से 6 महीने के अंदर। ठीक है, ओके। और पीओसीएल? सर पॉन्डी ऑक्साइड का थोड़ा सा साइडवेज आ चुका है, 1300-1400 के लेवल से अब 1200-1150 के लेवल पे अब ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है अभी कुछ दिन साइडवेज रह सकता है, काफी मूव हो चुका है स्टॉक पे। तो अभी के लिए मुझे बड़ा मूव नहीं दिख रहा फॉर 1-2-3 महीना के लिए। रिजल्ट काफी अच्छा आया था, बट थोड़ा सा टाइम करेक्शन ये स्टॉक ले रहा है। जब तक 1000 के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा तब तक नेगेटिव नहीं होगा, 1000-1050 के नीचे जब और 1300-1400 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक पॉजिटिव नहीं होगा, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी 1-2 महीने में आप पैसा बंद अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें ट्रेड ना करें। अदरवाइज इसमें अगर 2-3 महीना ना भी चले आपको चलेगा तो आप पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। इस बीच नैन्सी जी का सवाल है सर। नैन्सी जी कह रही हैं कि बेल राइस मेरे पास 187 पर, एक बेल राइस है, दूसरा कैम्स है सर, नोट करते चलिएगा, 765 का लिया हुआ है, और तीसरा एनएमडीसी स्टील। ये कह रही हैं कि मेरे पास 44 रुपये पर रखे हुए हैं। कह रही हैं कि मेरे लेवल्स तक आते आते ना इनकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो मैं क्या एग्जिट कर लूँ या फिर डेस्टिनेशन प्रॉफिट का वेट करूँ इस कम पेशेंस के साथ? तो पेशेंस कम है सर इनके पास, और इनके लेवल तक आते आते ये स्टॉक्स दोबारा बिकवाली के दबाव में आ जाते हैं। इन तीनों स्टॉक्स पर आपसे राय मांग रही हैं। सर प्रॉब्लम पेट्रोल खत्म होने की नहीं है, प्रॉब्लम है जहां पर रेड टेप लगा हुआ है आगे नहीं जाएगा वहां खरीदने की है, तो इसलिए वहां जाके पीछे आ जाता है। तो बेल राइस मेरे हिसाब से होल्ड रखें, अगर किसी वजह से वापिस आपको 160-165 मिलता है तो वहां पर एवरेज आउट करें। बहुत अच्छी कंपनी है, हमने 155 में दिवाली पीक में दिया था सर इसको, आपको याद हो तो। हमारे लिए ये स्टॉक 210-220 तक जाने के लिए तैयार है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा बेल राइस में, तब आपको इसमें अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, और 160-165 मिले तो वहां पर एवरेज आउट भी स्टॉक को कर सकते हैं। तो ये था बेल राइस के लिए सर। दूसरा ठीक है। आपने कैंप्स के लिए पूछा, कैंप्स कंपनी अच्छी है बट चल नहीं रही है, तो इस स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड जोन में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये कैपिटल मार्केट की कंपनी है, बट अभी कोई हाँ। लास्ट 1.5-2 साल से कोई बड़ा रेंज आपको दिखेगा नहीं सर। अब 1 साल का अगर चार्ट देखेंगे आपको दिखेगा वही एक छोटे से रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, कोई बड़ा मूव आपको दिखेगा नहीं। तो अगर अल्ट्रा लॉन्ग टर्म आपका व्यू पॉइंट है तो आप इसको रखें, अदरवाइज इससे निकल सकता है। ठीक है, ओके। और तीसरा नाम है सर एनएमडीसी स्टील, जो कि 44 रुपये पर लिया हुआ है। एनएमडीसी स्टील से निकल जाए सर, ये अगर स्टील स्टॉक कंपेयर करेंगे, 3 स्टील स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, सेल, टाटा स्टील और एनएमडीसी स्टील, तीनों को एक साथ जो चार्ट में रखिए आपको दिखेगा सेल ऊपर की तरफ जा रहा है, टाटा स्टील ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर स्टील स्टॉक चल ही रहे हैं और एनएमडीसी नहीं चल रहा तो ये अंडर परफॉर्मेंस वाला स्टॉक है। इसको हम आरएस बोलते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है। जो 3 स्टॉक एक साथ में, 4 स्टॉक एक साथ में कैलकुलेट करते हैं तो कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो ये आप देखोगे डाउन साइड में है, सेल और टाटा स्टील ऊपर की तरफ है। तो मुझे अपर डायरेक्शन वाला स्टॉक चाहिए, डाउन साइड वाला स्टॉक नहीं चाहिए, इसलिए एनएमडीसी जो है एवरेज जोन में रखें या सेल कर दें। तो एनएमडीसी स्टील से निकलकर टाटा स्टील या सेल में स्विच कर जाएंगे? हाँ कर सकते हैं, अब अभी मेटल सेक्टर में थोड़ा सा डाउनफॉल है, तो आप अभी इससे स्विच करें और थोड़ा 1-2 दिन वेट कर लें, करेक्शन खत्म होने दें, उसके बाद आप ले सकते हैं। मुझे ठीक है। 150 में सेल बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम्म। और टाटा स्टील की अगर बात करूं, टाटा स्टील ये 195 के करीब बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी 157 चल रहा है, 150 आए तो टाटा सेल ले सकते हैं, 195 के करीब टाटा स्टील मिलता है तो वो ले सकते हैं।
195 पे मिले तो टाटा स्टील लीजिए और 150 के आसपास मिले तो आप सेल में खरीदारी कर सकते हैं। एनएमडीसी स्टील से फिलहाल नैन्सी जी आपको निकलने की राय है। सुमीर जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर एक तो आइनॉक्स विंड 200 शेयर हैं 154 पर आइनॉक्स विंड, दूसरा आईटीसी होटल 100 शेयर हैं 218 पर, और तीसरा नाम है आईओसी का 250 शेयर हैं 130 रुपये पर लिए हुए हैं। 5 से 6 महीने का व्यू चाहिए सर इनको। आईओसी से बात करते हैं सर। आईओसी अगर देखेंगे लास्ट ऑलमोस्ट 2 साल जितना, मुझे आईओसी की बात करें ना, आईओसी सॉरी, मैं आईओन एक्सचेंज की बात कर रहा था। आईओसी सर अपर जोन में रखें। आपको याद हो मैंने बात की है बीपीसीएल, एसपीसीएल, आईओसी, आप तीनों में हमने प्रॉफिट बुकिंग का सलाह दिया था। हमने काफी नीचे के भाव में आईओसी 140 145 में बात की है। तो उसके बाद से 160 170 में, 170 172 में प्रॉफिट बुकिंग की बात की है। तो इसी लेवल पे है। मेरे हिसाब से आप इसमें प्रॉफिट बुक कर ले। मुझे ज्यादा ऊपर का भाव अभी नहीं दिख रहा है इन तीनों सेक्टर में, तीनों स्टॉक्स में। सर दूसरा स्टॉक कौन सा था सर? इसके अलावा सर इन्होंने जो 2 नाम और बताए हैं, हाँ, एक आईओसी था, इसके अलावा आईटीसी होटल सर 218 पे और आइनॉक्स विंड 154 पर। आईटीसी होटल सर 180 में बहुत अच्छा लेवल है। इसको एवरेज आउट करना चाहिए मेरे हिसाब से। 165 का स्टॉप लॉस लगा ले, 180 में ले, मगर आपका थोड़ा सा हॉराइजन लंबा रखे, 6 से 12 महीने का रखें, तो मुझे लगता है 250 260 आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे फ्रेश भी खरीदारी की जा सकती है सर? जी, फ्रेश खरीदारी की बात कर रहा हूँ। कोई अगर नया दर्शक करना चाहे तो बॉटम फिशिंग करना चाहिए स्टॉक पे। 180 175 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, तो 165 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। 10 रुपए 15 रुपए का स्टॉप लॉस है, ऊपर 70 80 रुपए आने का है 6 महीने में, और वो ऑलमोस्ट जो है 40-50% होता है। अच्छा ठीक है, 165 रुपये का स्टॉप लॉस, 180 के आसपास आप खरीदिए। आइनॉक्स विंड सर 154 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ है, 100 रुपये आ गया। सर आपको याद हो तो मैंने बोला था एनर्जी सेक्टर नहीं चल रहा, तो कोई भी एनर्जी स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बना के ज्यादा पैसा नहीं बनना चाहिए। अब वही होते हुए दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता सर ये स्टॉक अभी भी कोई आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, तो निकलने का ही सलाह रहेगी। ठीक है, निकल जाए। कोई सर एनर्जी स्पेस में ही ना रहे फिर अभी? नहीं, एनर्जी फर्स्ट में एक दो स्टॉक हैं जो ठीक ठाक कर रहे हैं, उसके अलावा ज्यादा कोई नहीं लगता। तो अब वो तो एक दो आपको वो ना स्टॉक आइडेंटिफाई करना है। तो टीडी पावर सिस्टम देख लीजिए सर, टीडी पावर सिस्टम काफी अच्छा कर रहा है। हाँ हाँ, तो आप टीडी देखोगे पावर वो तो स्टॉक सर 800 850 840 50 तक चल रहा है। अगर आप थोड़ा सा 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में दिख रहा है। मगर उसी टाइम फ्रेम में अगर आप दूसरे जितने भी एनर्जी स्टॉक है वो देखेंगे तो डाउन साइड है। क्यों ये स्टॉक चल रहा है? क्योंकि मैंने आपको याद हो तो एआई और डेटा सेंटर के लिए टीडी पावर जी सुझाया भी जी, था। मैं क्योंकि वही ये पूछने वाला था। अनइंटरप्टेड गैस सप्लाई, जनरेटर सप्लाई करेंगे, गैस जनरेटर सप्लाई कर सकते हैं, और उसके हिसाब से ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा था। और वहां से अब देखो मार्केट भी ये चीज समझता है, और तो इसीलिए 700 750 से 850 मतलब 100 150 पॉइंट का बजट डे से आप देखोगे तो रिटर्न आ चुका है। ओके, तो अभी भी एआई मुझे के सर लिए ये और पॉजिटिव लग रहा है। एआई के लिए आपने स्टरलाइट टेक बताया, और डेटा सेंटर के लिए आप टीडी पावर सिस्टम्स, टीडी पावर सिस के नाम से भी इसे लोग जानते हैं, इस स्टॉक में आप ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। एनर्जी का प्ले है एक्चुअली ये, लेकिन डेटा सेंटर्स के लिए जो ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल की बात होगी उसमें ये फिट बैठते हुए नज़र आएंगे। तो आप सर आइनॉक्स विंड से निकल जाइए, और आइनॉक्स विंड से निकलकर आप चाहें तो टीडी पावर सिस्टम में स्विच कर सकते हैं, ये आपके लिए राय आई है। विश्व सुबेंद्र जी, सर इनका सवाल आया है, कह रहे हैं कि एक तो मेरे पास एल&टी टेक्नोलॉजीज है, एल&टी टेक 3866 3866 का भाव है। आरईसी है इनके पास सर 381, जो कि अब पीएफसी बन जाएगा। सीमेक है 1349 के भाव पर। प्राज इंडस्ट्रीज, आरआर काबिल और टाइटन और एससीपीसी, भाई साहब 7-8 स्टॉक हैं सर इनके पोर्टफोलियो में, सारा इन्होंने पोर्टफोलियो बता दिया। इनमें से 2-3 नाम जो आप डिस्कस कर सकें। सर प्राज तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले भी। ठीक है, एलटीटीएस की बात कर लेते हैं सर। एलएनटी टेक्नोलॉजी जो आप बोल रहे हो, हम्म वही चीज है सर। 3500 रुपये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। यहाँ पर ही लास्ट इसी जगह पे 3400 3500 आके स्टॉक घुमा था। तो मैं अभी निकलने का सलाह तो नहीं दूंगा, बट कोई नया दशक जो देख रहे हैं वो ना जी खरीद ले। जी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बेस बन रहा है, इसलिए ना खरीदे क्योंकि मैं आईटी सेक्टर से ही अभी दूर रहने की बात कर रहा हूँ, और जब तक ये थोड़ा सा क्लाउड ना हटे तब तक हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो इनके लिए 3300 3400 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हो, ये चीज रहेगी। सर एक दो स्टॉक
आप बता दीजिए, हम उसमें बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं ही बताता हूँ सर आपको। आप एक आरईसी देख लीजिए सर। आरईसी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खबर आ गई पिछले हफ्ते कि ये अब पीएफसी का हिस्सा बन जाएंगे। इन्होंने खरीद ही लिया है, पीएफसी ने इनका जो हिस्सा है सरकार का 53% के आसपास का, इन्होंने सर 381 पे लिए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से होल्ड करें, ये बुरा भाव नहीं है। 381 का जो भाव आरएसी में लिया है, हम्म अभी तो 350 चल रहा है, तो आपका भाव आ सकता है। हम्म। तो 345 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। आगे से जब भी आप ट्रेडिंग व्यू पॉइंट से अगर कुछ लेते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऑलमोस्ट 12-13% का डाउनफॉल हो चुका है स्टॉक, ठीक अभी है, होल्ड कर ओके। सकते हैं। हाँ हाँ। तो एक सर सीमैक और देख लीजिए, SEAMEC, इनका 1349 रुपये का खरीद का भाव है सीमैक। बहुत बढ़िया स्टॉक है सर। ये वो ही है जो हम बात कर रहे हैं शिपिंग इंडस्ट्री से। काफी हाँ। अच्छा ये स्टॉक कर रहा है। दो वेसल है शायद इनके, जितना मुझे याद आ रहा है। वो बहुत अच्छा ग्रोथ भी कर रहा है, क्वार्टर रिजल्ट भी काफी अच्छा है, तो इसमें बने हम्म रहिए। और नए दर्शक अगर कोई लेना चाहे तो इसमें धीरे धीरे अकोमोडेट भी कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है सर, हम्म। मुझे लगता है ये 1650-1700 तक जा सकता है। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। तो इनके काफ़ी सारे स्टॉक्स थे, 4-5 स्टॉक सर हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी लोगों को भी मौका ज़रूर देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास पहुंचे हुए हैं। एक संजीव कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर एक तो AVL देखिए 503 रुपये का लिया हुआ है, दूसरा GM ब्रिवरीज 1100 रुपये की खरीद है, और जैक्सन पाल फार्मा 166 पे लिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि मेरा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है, मुझे इन तीनों स्टॉक्स पे राय चाहिए आपकी, AVL, GM ब्रिवरीज और जैक्सन पाल फार्मा। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं सर एबीएल का। एबीएल सर प्योरली अवॉइड करें। आदित्य बिरला ग्रुप में जितने भी स्टॉक है मुझे अभी तो ठीक नहीं लग रहे। कई हम्म बार आदित्य बिरला फैशन हो या आदित्य बिरला वाला ये कंपनी हो, अवॉइड की ही बात की है हमने लाइफस्टाइल की। तो यहाँ पर ब्रोकेज का तो पॉजिटिव आता है, बट मुझे पॉजिटिव दिखता नहीं है, और स्टॉक नीचे से जा ही जाए नीचे तरफ, तो अभी तो हम्म। अवॉइड करें। अगर है उस केस में 105 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले। 111 अभी चल रहा है। दूसरा है आदित्य विजन। सर दूसरा जैक्सन पाल आदित्य फार्मा विशन और सर जेम अभी होल्ड ब्रिवरीज। किया जा सकता है। हाँ, आदित्य विशन अभी होल्ड किया जा सकता है सर। होल्ड में 480-485 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें। ठीक है, इनका सर AVL के अलावा ना जेम ब्रिवरीज और जैक्सन पाल फार्मा भी है। जेएम बिवरेज खोलना सर। जेएम बिवरेज सर अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, जस्ट बिकॉज यू का सर जो हमारा डील हो रहा था, उस वजह से हम्म ये स्टॉक बहुत जबरदस्त ऊपर के लेवल से 1200-1300 के लेवल से करेक्ट होके 950 भी आया था। अब 1036 के करीब चल रहा है, सपोर्ट ले रहा है सर। तो अगर है उस केस में 1000 रुपीज या 990 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। जब तक ये 990 होल्ड है तब तक ठीक है। अगर 990 टूटता है तो वापिस एक करेक्शन जोन में जा सकता है, तो 930-920 तक ला सकता है। और वो अगर टूटता है तो बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। ठीक है, जैक्सन पाल फार्मा। कौन सा सर? जैक्सन पाल, जैक्सन JAGSON। नहीं सर, इसको भी अवॉइड कर रहे हैं। ये स्टॉक ठीक नहीं लग रहा। अगर है तो ये 200 वीक को सपोर्ट ले रहा है। 160-155 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। नए दर्शक तो हम्म। ना खरीदें, ठीक बहुत ही है, खराब चाल ओके। है। मीता गढ़िया जी कह रहे हैं, सर SBI या फिर कोई अच्छा बैंकिंग स्टॉक सजेस्ट कीजिए जिसमें अच्छा पैसा बन जाए। सर एसबीआई हमने सजेस्ट किया था 700 रुपये में से, 730-740 में। अब हम्म। 1210 चल रहा है। और दूसरा स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी एसबीआई खरीद सकते हैं। 1200 रुपये पर भी। हमने हाँ, हमने सर 1130 में भी उस दिन जब बात की थी तब भी बोला था ये स्टॉक को लीजिए, एग्जैक्टली 1300-1400 जा सकता है। अभी मुझे लगता है 1400-1450 अभी भी जा सकता है, तो आप आराम से होल्ड को बाई कर सकते हैं नया अभी। ठीक है, नई खरीदारी वाले शेयरों की लिस्ट में SBI अभी भी आप शामिल करके चल सकते हैं। इसके अलावा सर सानवी सावंत जी कह रहे हैं कि मेरे पास विप्रो है 231 रुपये के रेट पर, इसको होल्ड करूं या फिर एवरेज करूं, ये बताइएगा। सपोर्ट कहां पर है इसका, और NTPC 348 रुपये पर लिए हुए हैं, इसको भी बताइएगा कि होल्ड करूं या फिर एग्जिट करूं। टारगेट इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चाहिए सर। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक चीज समझनी जरूरत है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक रिटर्न दे चुका है कि दे रहा है, पहले तो ये समझिए। तो हम्म सन 2000 से लेके सर 2026 साल में विप्रो ने जीरो रिटर्न दिया। सॉरी सर, गलत बोल दिया, माइनस में रिटर्न दिया। हम्म। तो प्लीज
ऐसे स्टॉक में हाथ ना लगाएं जहां पर रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है। आपका दुनिया में नाम है, बट आपको अगर स्टॉक प्राइस एक्शन और कंपनी का काम दोनों अलग अलग है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो अगर वैल्यूएशन या बिजनेस उस तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा, 2000 तक आप चार्ट खोल के देख लीजिएगा कभी, 2000 से लेके अभी तक विप्रो में जीरो रिटर्न है। तो इस स्टॉक पे प्योरली अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा था एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी मुझे लगता है होल्ड कर किया जा सकता है। ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। और ग्रीन एनर्जी और एनर्जी सेक्टर में बिलोंग करता है, जहां पर बहुत ज्यादा डिमांड आने वाली है आने वाले 3-4 सालों में। तो इस सेक्टर में इस स्टॉक पे जरूर बने रहिए। इसमें आप चाहें तो ज़रूर बने रह सकते हैं। इस बीच एक बार बाज़ार को देखिए सर, बाज़ार में लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी हमने बनती हुई देखी है। तो सेंसेक्स तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं हरे निशान में है। निफ्टी जो कि एक समय 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट भी हमने देखी, अब केवल 20 पॉइंट के आसपास की गिरावट बची है। तो लोअर लेवल से अगर कोई स्टॉक निफ्टी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर जहां से ज़्यादा मोमेंटम या फिर मदद मिली है, उसको अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ना, तो जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी तो 41 शेयर नीचे थे, अभी 35 शेयर नीचे हैं, 16 शेयर ऊपर हैं। तो इसमें आईटी का ही बड़ा योगदान है। कल आईटीसी का योगदान था, आज आईटी भी साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो टॉप गेनर्स आप देखेंगे ना, जो 6 टॉप गेनर्स हैं उसमें एक आईटीसी तो है ही है, उसके अलावा बाकी 5 नाम आईटी के हैं, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा और विप्रो। सर ये आईटी ड्रिवन जो रैली है बाजार की या फिर जो लो लेवल से रिकवरी है, ये कितनी टिकाऊ आपको नजर आती है जब आप कह रहे हैं कि आप आईटी स्टॉक्स को लेकर इतने बुलिश नहीं है? इंटरडे में इज ओके, इंटरडे में तो मूव आ सकता है, मैं बोल ही रहा हूँ। इंटरडे में यहाँ पर आईटी डिपेंड है क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में आ गया था, और उस वजह से यहाँ पर अप मूव आ रहा है। मगर मुझे वापिस एक ही वर्ड वापिस रिपीट कर रहा हूँ, ये इंटरडे 1-2 दिन का मूव है, ना कि पोजिशनली कोई बड़ा मूव दिख रहा है मुझे। ठीक है, 2.25% का अब आईटी इंडेक्स में जो फॉल एक बढ़त है या फिर जो मजबूती है वो फिलहाल देखने को मिले, और आईटी लेड ही आप देखिए आज बाजार में जो रिकवरी है वो आपको साफ तौर पे नजर आएगी। एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ सर, फिर शो को वाइंड अप करते हैं। आशु कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास बाटा के शेयर हैं सर 855 रुपए के रेट पर, मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिए हैं, शॉर्ट टर्म के नजरिए से आपकी राय दीजिए। बाटा में ऐसा लास्ट वीक भी सर बात की थी हमने, इस भाव में आप ले सकते हो, बट मुझे ज्यादा अच्छा लगता नहीं, प्रॉमिसिंग लगता नहीं है, तो 820 का स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। कोई और ऐसा नाम जो कि सर आपके जहन में हो, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में, जहां पर आप समझते हैं कि काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है? एक एसबीआई की बात तो हुई थी। अच्छा, तो मिड टर्म की बात कर रहे हो, कुछ दिनों के लिए लॉन्ग टर्म? मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए बताइए सर। ठीक है सर, सबसे पहले स्टेटलाइट की देख लेते हैं। स्टेटलाइट से 6% ऊपर हो गया, 5.5% ऊपर है अभी। स्टरलाइट टेक, ठीक है, जो स्टॉक ओके। हमने सुना था, हाँ ऑलरेडी स्टॉक अगर हमने 157 में बात की थी, अब 162 163 चल रहा है, काफी अच्छा चल ही रहा है। इस स्टॉक पे ध्यान रखें। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा कर सकता है क्योंकि बहुत अच्छा, सर रोज रोज अच्छे स्टॉक मिलते नहीं है, बोलना मेरे लिए बहुत नहीं मिलता है क्योंकि मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ज्यादा देखता हूँ। ठीक है। एक ही स्टॉक को बार बार बात करते हैं हम लोग। सब पीजीईएल की हमने बात की थी आज ही। अब आप देखिए 1645 हो गया है, 5% ऊपर ये भी है। पर्ल पाल ग्लोबल ग्लोबल, की जो हम बात कर रहे हैं, पर्ल ग्लोबल पीजीआईएल, दिखाइए। PGIL, PEARL, पर्ल ग्लोबल। पीजीआईएल। हाँ हाँ, पर्ल ग्लोबल, PGIL, पर्ल ग्लोबल के नाम से जो है। जी PGIL मतलब पर्ल ग्लोबल ही है। जरा पर्ल ग्लोबल दिखा दीजिए। तो सर आप एक कह रहे हैं कि स्टरलाइट टेक, एक आपने TD पावरसिस बोला था, और एक ये पर्ल ग्लोबल। जी जी जी, ठीक है, तो इनको ये मीडियम सारे टर्म स्टॉक के अच्छे लिए, लग रहे हैं सर, आप इसको देख सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो आज सर जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए ना उसका अगर एक सार निकालने की कोशिश करें, जितने भी डिस्कशन हुए हैं, स्टॉक आए हैं सामने, उसमें एक आपने आईटीसी होटल इसको ठीक ठाक बोला, बेलराइस को बोला, केफिन टेक आपने बोला पसंद है आपको, एसबीआई अच्छा लग रहा है, स्टरलाइट टेक की आपने बातचीत करी, पर्ल ग्लोबल, और दूसरा नाम एक था TD पावरसिस का। ये स्टॉक्स हैं जो कि आपको अच्छे लग रहे हैं फिलहाल, राइट? जी, ये स्टॉक अच्छे लग रहे हैं एकदम। चलिए ठीक है, परफेक्ट सर, बहुत शुक्रिया आपका आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर सर बातचीत हुई है उसमें कोई डिस्क्लेमर? सर बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो हमने डिस्कस किया है, वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। एक दो एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, स्टेलाइट टेक, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज है, सेंसर इंजीनियरिंग, ये सारे स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है। तो जो भी स्टॉक हम बात कर रहे हैं, हम अपने क्लाइंट को भी वही
बात करते हैं तो काइंडली अपना खुद का रिसर्च कर लें, क्योंकि बायसनेस हमारा होता है। तो खुद का रिसर्च करके बाई सेल करें, अदरवाइज अपने आरआरआई से पूछ के ही बाई सेल का डिसीजन बनाएं। चलिए परफेक्ट और है, बहुत 200 डे शुक्रिया मूविंग आपका। एवरेज को काइंडली फॉलो कर लें। ठीक है परफेक्ट, आपके दो थंब रूल हैं ही हैं, एक 200 DMA वाला और एक ये राइजिंग पैटर्न वाला।